everyone. Today I'll be discussing principles and general consideration of OPG. The content of this particular lecture series are as follows. Introduction, then we'll be discussing the principles of panoramic imaging, the indications, and the patient positioning and head alignment that we use for a OPG machine. Starting with the introduction, the panoramic imaging that is pantomography or rotational radiography, जो word panoramic है, that is OPG, that is orthopantomogram. It is made from tomos and pan मतलब multiple and tomos means layer. So इसका basic brief definition ये है कि it is a technique for producing a single tomographic image of the facial structures that includes both maxillary and mandibular arches and the supporting structure. हमारा face होता है curved, but उसको एक plain sheet पे present करना, ये हमारा पैनोरामिक इमेजिंग का काम होता है. 2D इमेज हमें प्रॉपर देता है. Coming to history, the term orthopantomography, it was coined by Petro and Syrengy. Ortho का मतलब होता है correct और straight, pan multiple, and tomos again imaging layers होते हैं depending on the depth of the tissues. Dr. H. Numata was the first person who proposed the concept of rotational panoramic radiography. इससे ज़्यादा हिस्ट्री की ज़रूरत होती नहीं है. चलो, let's switch to principles of panoramic radiography. It is a very important concept. How it all started, panoramic radiography का concept कहाँ से develop हुआ. तो इसमें basically क्या होता है, जैसे इस इमेज में ऊपर लिखा है हमने movement of the film and the object about the two fixed center of rotation. इसका मतलब ये हुआ है कि ये एक डिस्क है, ठीक है. इस डिस्क में हमने ABCD जो है ये 4 फिजिकल रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कर लिए. फिर ये जो सेकंड डिस्क हमारी है ये फिल्म है, दैट इज द इमेज रिसेप्टर. इन दोनों के बीच में हमारा आ गया लेड कोलिमेटर जो कि स्कैटर्ड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम डिस्क 1 टू डिस्क 2, ठीक है. एंड ये हमारा एक्सरे सोर्स है. तो जो सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा आया था उसमें क्या बताया कि हमारा एक्सरे सोर्स और हमारा लेड कॉलीमेटर ये दोनों चीज स्टेशनरी रहेगी, और जो डिस्क 1 है जिसमें हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड डिस्क 2 है जिसमें हमारी फिल्म है, दैट इज द इमेज रिसेप्टर है, ये दोनों मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम वेलोसिटी, ठीक है. सो अभी इसमें बेसिकली क्या होता था कि जब भी जो भी ऑब्जेक्ट जैसे ABCD अभी हमारे रिसेप्टर के एकदम पास में है एंड इमेज ये हमारी एक्सरे बीम के अंदर जो भी आएगा और जो भी ऑब्जेक्ट रिसेप्टर के पास होगा वो शार्प इमेज देगा रादर देन जो भी ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड में होगा, ठीक है. मतलब इस तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो इमेज हमारी फिल्म में आएगी वो बहुत शार्प होगी, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं ये वाले इनकी जो इमेज आएगी फिल्म में वो ब्लर होगी, ठीक है. सो यही चीज लिखा है मैंने पहले कि डिस्क 1 कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट इज ABCD, डिस्क 2 रिप्रेजेंट द फिल्म, लेड कॉलीमेटर जो होता है वो स्कैटर्ड रेडिएशन जो कि ऑब्जेक्ट टू फिल्म को रिड्यूस करता है. डिस्क 1 और डिस्क 2 रोटेट करता है सेम वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन में, एंड जो डिस्क जो रोटेट करता है फ्रॉम A टू D उसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है दैट इज रिकॉर्डेड मोर शार्पली एज कम्पेयर टू द ऑपोजिट साइड, जिससे पहले बताया. बेसिक इसका ये है कि सो द ऑब्जेक्ट दैट इज नियर द रिसेप्टर, दैट मीन्स द फिल्म के पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज रिकॉर्डेड मोर शार्पली एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज इन ऑपोजिट और अवे फ्रॉम द इमेज रिसेप्टर इज ब्लर्ड. इसके बाद आया था सेकंड कंसेप्ट जिसमें क्या था, मूवमेंट ऑफ द फिल्म एंड द एक्सरे सोर्स अबाउट द वन फिक्स्ड सेंटर ऑफ रोटेशन. इसका मतलब ये है, अगेन हमने एक डिस्क अज्यूम किया डिस्क 1, इसमें 4 फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं ABCD, फिर ये हमारा लेड कॉलीमेटर, फिर ये हमारा डिस्क 2 जो हमारा फिल्म है या फिर इमेज रिसेप्टर है, एंड ये एक्सरे सोर्स है. इसमें क्या होता है कि एक्सरे सोर्स और हमारे जो डिस्क है ये मूव करते हैं एंड कॉलीमेटर, ठीक है. और जो हमारा डिस्क 1 है जिसमें हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये मूव नहीं करते हैं, ये स्टेबल रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है. तो अभी जब एक्सरे बीम पास करती है इन ऑब्जेक्ट से तो वही सेम चीज होती है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट रिसेप्टर के पास में होते हैं उनकी इमेज क्लियर आती है, एंड जो भी ऑब्जेक्ट हमारे रिसेप्टर से दूर होते हैं उनकी इमेज, हमारी फाइनल इमेज जो होती है वो ब्लर आती है, ठीक है. वही चीज आ गई. एक्सरे बीम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क 1 थ्रू ऑब्जेक्ट A थ्रू B, ठीक है.
द रिसेप्टर कॉलीमेटर एंड बीम मूव्स एट द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। फिर जो ऑब्जेक्ट हमारे रिसेप्टर के पास होती है, दे अपीयर शार्प, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड दैट इज नियर टू द एक्सरे ट्यूब अपीयर ब्लड। ये जो ऑपोजिट साइड है, जो रिसेप्टर का ऑपोजिट साइड है वो एक्सरे ट्यूब के पास है, तो जो एक्सरे ट्यूब के पास जो जो ऑब्जेक्ट होगा उनकी इमेज हमारी ब्लर आएगी, एंड फिल्म के पास या इमेज रिसेप्टर के पास जो जो ऑब्जेक्ट होगा उनकी इमेज हमारी शार्प आएगी। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारी डिस्क है यहाँ पे, इसको हमने पेशेंट से रिप्लेस कर दिया। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग इट एज अ डिस्क विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट ABCD, नाउ वी टेक पेशेंट। ठीक है, सो वही इट इज जो पॉइंट A to D था वो रिप्रेजेंट करता है टीथ एंड सराउंडिंग बोन। जो सेंटर ऑफ रोटेशन है that lies away from the object is imaged off to the side। ठीक है, जो रेट ऑफ मूवमेंट है रिसेप्टर का एंड सेंट्रल रे का वो भी सेम रहता है, एंड वही सेम कंसेप्ट है इसमें कि जो भी ऑब्जेक्ट दैट इज नियर टू द एक्सरे ट्यूब अपीयर्स डिस्टॉर्टेड, एंड जो भी ऑब्जेक्ट दैट इज नियर टू द इमेज रिसेप्टर दे अपीयर मच मोर व्हाट दे अपीयर शार्प। ओके, एंड अब जो फाइनल हमारा कंसेप्ट है जो अब हम यूज करते हैं नाउ, दैट इज मूवमेंट ऑफ द एक्सरे सोर्स एंड द फिल्म अबाउट द शिफ्टिंग सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब कि ये हमारी मैंडिबल हो गई, ठीक है, इसका एक सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये स्टेबल है, बट हमारी जो फिल्म है, लेड कॉलीमेटर है एंड द एक्सरे सोर्स ये मूव करती है, बट इसमें चेंज क्या है कि हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो चेंज होते रहता है, वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, इट कीप्स ऑन मूविंग एज द सोर्स एक्सरे सोर्स कीप ऑन मूविंग, द सेंटर ऑफ रोटेशन कीप्स ऑन मूविंग। इसका जस्ट यही है बेसिकली, द सेंटर ऑफ रोटेशन इट कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, देयर आर मल्टीपल सेंटर ऑफ रोटेशंस। जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो पहले हमारी लिंगुअल साइड दैट इज मैंडिबल का जो लिंगुअल साइड है उसमें होता है, उसके बाद मूव करते करते लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट को इमेज इज इमेज, देन द सेंटर ऑफ रोटेशन मूव्स फॉरवर्ड अलोंग द आर्च एंड एंड just lingual to the symphysis of the mandible when the midline is imaged। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से lingual साइड से एंड करते करते हम प्रॉपर symphysis तक एंड करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज सेंटर ऑफ रोटेशन? इतनी बात कर दी सेंटर ऑफ रोटेशन की, तो होता क्या है सेंटर ऑफ रोटेशन? तो सेंटर ऑफ रोटेशन इज बेसिकली क्या कि जो फिल्म एंड द ट्यूब व्हेन दे आर कनेक्टेड and rotate around the patient at a particular point, that is center of rotation. So the axis around which the film and the exit tube rotates is termed as center of rotation। okay, जो arches हैं basically they are not true arches, that's why there are several center of rotation। जैसे डिस्क था हमारा, एक रेगुलर स्ट्रक्चर था, सर्कुलर स्ट्रक्चर था, तो उसमें एक हमने पर्टिकुलर सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ द डिस्क में सर्कल में डिफाइन कर दिया था। बट जो हमारी आर्च है वो यू शेप होती है, उसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता कि हम एक डिसाइड कर पाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, तो उसका हम मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मशीन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज होता रहता है। सेंटर ऑफ रोटेशन जो हमारी पैनोरामिक एक्सरे में यूज होता है वो 3 तरह के होते हैं, डबल सेंटर ऑफ रोटेशन, ट्रिपल सेंटर ऑफ रोटेशन, मूविंग सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। फिर आता है हमारा इमेज लेयर और फोकल ट्रफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल ट्रफ होता है बेसिकली एक 3 डायमेंशनल कर्व जोन जिसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर लाई करते हैं वो सबसे ज्यादा क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं ऑन अ पैनोरामिक रेडियोग्राफ। तो इसके 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर, बीच वाला ये वाला एरिया, एंड देन द इनर लेयर। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे अगर तो दिस इज द इनर लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर एंड दिस इज द आउटर लेयर। ओके, सो जो भी इमेज हमारी मिडिल लेयर में होती है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मिडिल लेयर में रिकॉर्ड होते हैं वो सबसे ज्यादा शार्प अपीयर होते हैं। इस वाली जो लाइन है ना बीच वाली, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड जो भी आउटर या इनर लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर अपीयर होते हैं। ठीक है, सो सेम चीज मैंने यहाँ लिख दी है, जो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, द ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट और बिहाइंड द इमेज लेयर आर ब्लर्ड because of the movement of the relative center of the film and the axis source। ठीक है, इसलिए ब्लर होते हैं क्योंकि जो हमारा मिडिल पोर्शन है वहां तो फिक्स्ड होता है, बट जो आउटसाइड एंड इनर लेयर होता है ना, वहां पे सेंटर ऑफ फिल्म और एक्सरे बार बार ही चेंज होता रहता है और मूवमेंट होती रहती है, तो इस वजह से हमेशा ब्लरिंग हो जाती है। जिस फैक्टर से द फैक्टर्स दैट बेसिकली जिनकी वजह से हमारे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ अ इमेज को, वो होती है आर्च पाथ, जो हमारे एक्सरे की ये एक्सरे ट्यूब और इसकी आर्च होती है,
उसका पाथ, फिर जो रिसेप्टर है और एक्सरे ट्यूब है उसकी वेलोसिटी। अगर हाई वेलोसिटी है तो ब्लरिंग ज्यादा होती है, ठीक है। फिर अलाइनमेंट ऑफ द एक्सरे बीम एंड कॉलीमेटर विड्थ। अब अगर नैरो कॉलीमेटर है तो मतलब स्कैटर्ड हमारी जो एक्सरेज हैं वो लिमिट हो जाती है, बट अगर कॉलीमेटर की विड्थ ज्यादा होती है तो उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। जो द फैक्टर जिसकी वजह से हमारा इमेज डेफिनेशन इन्फ्लुएंस होता है वो बेसिकली होते हैं वेलोसिटी ऑफ द रिसेप्टर्स एंड एक्सरे ट्यूब, फिर आर्च पाथ होती है, अलाइनमेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब एंड द कॉलीमेटर विथ। जो भी टीथ दैट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ रोटेशन, जो हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन है उससे जो भी टीथ पास में होती है वो नैरो अपियर होती है देन द नैरोवर द फोकल ट्रफ। अगर जो इंटीरियर टीथ होती है हमारी, ठीक है, वो नैरो होती है तो वहां पे सेंटर ऑफ रोटेशन क्लोज होता है, मतलब बहुत एज पे होता है, तो वहां का हमारा फोकल ट्रफ भी नैरो होता है। बट अगर हम पोस्टीरियर रीजन की बात करें वहां पे हमारा फोकल ट्रफ इज वाइडर, बिकॉज टीथ की डायमेंशन वाइड होती है तो सेंटर ऑफ रोटेशन भी वैरी करता है, तो हमारा वहां पे फोकल ट्रफ चौड़ा होता है। इसीलिए हम ज्यादा, अगर हम देखें अगर ओपीजी में ज्यादा वेरिएशन हमारे इंटीरियर टीथ में आता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर टीथ। मूविंग ऑन, जैसे मैंने आगे बताया था 3 लेयर होते हैं, द आउटर लेयर, द इनर लेयर एंड द मिडल लेयर। जो इस जोन में ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं वो सबसे ज्यादा शार्प अपियर करेंगे, जो इस और इस जोन में अपियर होते हैं वो हमारे ब्लर अपियर करेंगे। ये है बेसिक जिस्ट ऑफ हमारा फोकल ट्रफ। अब बात करते हैं हम इमेज डिस्टॉर्शन की। इमेज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब ही होता है कि कोई इमेज है या कोई भी चीज है जो खराब हो गई है। डिस्टॉर्शन मतलब खराब हो जाना, ठीक है। तो पैनोरामिक इमेजेस दैट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से ये बहुत ही अनरिलायबल होते हैं, बिकॉज इस पैनोरामिक इमेज में एक तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। हम मल्टीपल 3D इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को हम एक पर्टिकुलर 2D इमेज में दिखाते हैं तो पीछे वाले आगे वाले ऑब्जेक्ट्स बहुत ओवरलैप करते हैं, डिस्टॉर्शन होती है, घोस्ट इमेजेस बनती हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पैनोरामिक इमेज का। जो फैक्टर जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होते हैं, एक्सरे बीम एंगुलेशन, अगर ज्यादा हाई हो गई एक्सरे बीम तो इलोंगेशन हो सकती है, नीचे चली गई शॉर्ट मतलब ले लिया तो उससे हमारा वाइडनिंग हो सकती है। एक्सरे सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है एक्सरे का जो सोर्स है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है तो ब्लरिंग होगी। पास है अगर ज्यादा तो शार्प होगी। तो सेंटर ऑफ रोटेशन पे वैरी करती है। फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल ट्रफ, अगर विद इन द फोकल ट्रफ है तो शार्प होगी, अगर आउटर एज या इनर एज पे है तो फिर हमारी ब्लरिंग होगी। डिस्टॉर्शन में होता है 2 टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन, एक तो हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन है और एक वर्टिकल मैग्निफिकेशन है। हॉरिजॉन्टल में मतलब कि हमारा मीजियो डिस्टल आपका वाइड होगा और वर्टिकल में हमारा लॉन्गिट्यूडनली वाइड होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 6 हमारा कंडीशन एज्यूम किया है। ये हमारा मैंडिबल है, इसमें ये आगे में आपको एक रिंग दिख रही होगी, मेटालिक रिंग, ये दिख रही है, हाँ, ये हमारी मेटालिक रिंग है। ये हमारी बाइट ब्लॉक है और फोकल ट्रफ है, ये हमारी बाइट प्लेन है, यहाँ पे बाइट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन है ऑब्जेक्ट ए। इसमें क्या करते हैं, मतलब इमेज ए में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज हमारा लोअर का इंसाइजर्स, ये बाइट करते हैं थ्रू द बाइट प्लेन जहाँ पे फोकल ट्रफ लाई करता है, यहाँ पे बाइट कर रहे हैं। तो जो हमारी इमेज आ रही है वो आइडियल एकदम मिनिमम डिस्टॉर्शन वाली आ रही है इमेज भी। फिर इमेज सी में क्या होता है कि जो हमारा बाइट प्लेन है या जो फोकल ट्रफ है वो 5 mm उससे लिंगुअल हो जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो इससे लिंगुअली है ये 5 mm ऑब्जेक्ट हमारा इंसाइजर है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन आ गया, हॉरिजॉन्टली मैग्नीफाई हो जाती है। और ई जो हमारा है इमेज, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फोकल ट्रफ है इससे 5 mm बकली आ जाता है हमारा इमेज और जो ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, नैरोइंग ऑफ द टीथ, वर्टिकल मैग्निफिकेशन होता है। यहाँ पे फैटनिंग हो जाती है रिंग की, देखो फैट हो रहा है, यहाँ पे नैरो हो गया। तो ना हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम इमेज करें, ना हम उसको आगे रख सकते हैं फोकल ट्रफ के, ना हम उसको पीछे रख सकते हैं। हमें एग्जैक्टली अपने फोकल ट्रफ पे अपने इमेज को, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तभी हमारी एग्जैक्ट आइडियल इमेज आएगी विथ मिनिमल डिस्टॉर्शन, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो हमारे को प्रोवाइड करेगी फॉर डायग्नोसिस। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एज जनरल रूल,
when the structure of interest is displaced lingually to the focal trough. The image of the structure is horizontally elongated and appears wider. And alternatively, when the object is buccally to the focal trough, the image is compressed horizontally and becomes thinner. It appears vertically elongated. Magnitude of horizontal distortion varies between anterior and posterior teeth. It is more in anterior teeth as it moves away from the focal trough more frequently as compared to the posterior teeth. Anterior teeth are much more likely to be distorted as compared to the posterior teeth because over there the focal trough is mostly stable. जो vertical magnification है that is relatively stable as compared to horizontal magnification. Next is the panoramic machine. This is the panoramic machine. There are various brands. Over here I have given the image of Orthohelix 850, Prolinex, उसके अलावा Kodak है, Genore है, काफी सारे ब्रांड्स हैं हमारे OPG panoramic machines की. जो हमारा पैनोरामिक एक्सरे यूनिट है इसमें बेसिकली 4 चीजें होती हैं. एक होता है एक्सरे ट्यूब हेड, ये हमारा एक्सरे ट्यूब हेड है, ठीक है. उसके बाद हमारे होते हैं हेड पोजिशनर्स. यहाँ पे बाइट ब्लॉक होती है जहाँ पे पोजीशन हम करते हैं हेड को. फिर हमारी ये इमेज रिसेप्टर हो गई जहाँ पे कैसेट प्लेस होती है, ठीक है. और एक्सपोजर पैरामीटर्स होती है. ये हमारी सी आर्म हो गई जो कि एक्सरे ट्यूब हेड को और रिसेप्टर्स दैट इज इमेज रिसेप्टर्स को कनेक्ट करती है. अब बात करते हैं हम एक्सरे ट्यूब हेड की. एक्सरे ट्यूब हेड जो होता है सेम होता है जैसे एक्सरे इंट्राओरल एक्सरे में होता है, ठीक है. तो इसमें क्या कहते हैं, जो कॉलीमेटर यूज होता है पैनोरामिक एक्सरे मशीन में, दैट इज अ नैरो वर्टिकल स्लिट कॉलीमेटर. जो ट्यूब हेड है वो पेशेंट के ओवरऑल 360 रोटेशन होता है. पेशेंट के हेड के पीछे भी रोटेट करता है एंड जो हमारा रिसेप्टर है वो अपना पेशेंट के फ्रंट में रोटेट करता है. तो पूरा मशीन हमारा ओवरऑल सर्कुलर रोटेशन देता है. हेड पोजिशनर जो हमारा है उसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं. एक हेड सपोर्ट, बाइट ब्लॉक, चिन रेस्ट, ठीक है. ये हो गया हमारा हेड सपोर्ट जो हमारे हेड को स्टेबल करता है. बाइट ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फोकल ट्रफ, इसमें पर्टिकुलर बाइट ब्लॉक पे पॉइंट होता है जहाँ पे हमें बाइट करते हैं तो एरिया हमारा फोकल ट्रफ में लाई करता है. ये चिन रेस्ट है, इसमें पेशेंट ये चिन रेस्ट है, इसमें हमारे पेशेंट को चिन को स्टेबल करता है ताकि पेशेंट मूव ना करे. नेक्स्ट है एक्सपोजर पैरामीटर्स. ये मोस्टली हर कंपनी टू कंपनी वैरी करता है एक्सपोजर पैरामीटर्स. तो वो हमें कंपनी के ब्रोशर में सजेस्ट करते हैं कि कितना एडजस्टमेंट्स करनी है किलो वोल्टेज पीक की और एडजस्टमेंट मिली एम्पियर की, ठीक है. एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड. एक केवीपी 75 हो गया, कभी कभी 80 हो जाता है. तो उसमें अगर 75 है तो 15 मिली एम्पियर अपना ट्यूब करंट हो गया, 15 सेकेंड्स अपने टाइम हो गया और डोज ऑफ द पेशेंट इतना फिक्स रहता है. नेक्स्ट इज इमेज रिसेप्टर. इमेज रिसेप्टर में हमारे आते हैं 4 जो यूज करते हैं हम. ट्रेडिशनली फिल्म्स आ गए, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, कैसेट्स एंड सीसीडी. इससे पहले मैं आपको एक मॉडिफिकेशंस के बारे में बता दूं. जो हमारा ओपीजी है इसके कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं. अब तो डिजिटलाइज हो गया है ओपीजी, तो हमें रिसेप्टर्स को चेंज नहीं करना पड़ता. जैसे ये अगर हम जो हमारा रिसेप्टर है इस मशीन में ही बिल्ट होता है और वो डिजिटली हमारे को स्क्रीन में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है. इसके अलावा ओपीजी जैसे इसमें हम देख रहे हैं ये ओपीजी का सेक्शन है और यहाँ पे सिफेलोस्टैट की भी अटैचमेंट है. तो कंपैटिबल होगी है ओपीजी मशीन सिफेलोमेट्रिक अटैचमेंट के लिए भी. उसके अलावा मशीन जो होता है हमें प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने जो व्यू है उसको, जो इमेज है उसकी डेंसिटी को कंट्रोल कर सके और इमेज को और इम्प्रूव कर सके. तो जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको रिमूव कर सके. कमिंग बैक टू इमेज रिसेप्टर, सबसे पहले हम पैनोरामिक फिल्म की बात करेंगे. जो हमारी पैनोरामिक फिल्म है, दे आर वेरियस काइंड ऑफ पैनोरामिक फिल्म्स दैट आर यूज्ड फॉर एक्स्ट्राओरल प्रोजेक्शंस, ठीक है. ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है विजिबल लाइट के लिए. सो हमें हमेशा अपनी एक्स्ट्राओरल फिल्म्स जो होती है उनको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में रखना होता है, 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में एक्सपोजर करने से पहले, क्योंकि वो जो विजिबल लाइट है उसका इम्पैक्ट ऑन द फिल्म को लिमिट करती है. डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं पैनोरामिक फिल्म्स के, ये 3 हैं. हाई कंट्रास्ट, मीडियम कंट्रास्ट है स्कल के लिए. फास्टर फिल्म्स यूज करते हैं हम पैनोरामिक व्यू के लिए. एंड फिल्म्स जिनका लेस कंट्रास्ट है एंड वाइडर लैटिट्यूड है उसको हम सेफ रेडियोग्राफी के लिए यूज करते हैं. फिर हम बात करेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लिए. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होता है बेसिकली ये रिड्यूस करता है हमारा डोज ऑफ एक्सरे टू विच द पेशेंट इज एक्सपोज्ड, ठीक है. इसमें फॉस्फोर लेयर इनकॉर्पोरेटेड होता है इन द स्क्रीन्स. जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो इमेज रिसेप्टर को 10 to 60 टाइम्स मोर सेंसिटिव बनाता है टू एक्सरे देन द फिल्म अलोन, बिकॉज जो विजिबल लाइट है उसकी वो
ब्लॉक कर देता है एंड जो एक्सरे का इफेक्ट है वो फिल्म के लिए बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर, और जितने भी डिफॉल्ट्स हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं, फॉगिंग नहीं होता और भी किसी भी तरह का एरर बहुत लिमिट हो जाता है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वी डोंट यूज इट इन इंट्राऑरल रेडियोग्राफी। क्यों? क्योंकि इससे रेजोल्यूशन हमारा जो इंट्राऑरल पेरिपाइकल रेडियोग्राफी का ऑक्लूजल फिल्म्स का है वो रिड्यूस हो जाता है एंड डिटेल नहीं मिलती हमें एज कम्पेयर टू ओपीजी। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं, इंटेंसिफाइंग कैल्शियम टंगस्टेट जो कि एमिट करता है ब्लू लाइट, एंड रेयर अर्थ स्क्रीन्स जो कि एमिट करती है ग्रीन लाइन। जो कैल्शियम टंगस्टेट है दैट इज फास्टर एज कम्पेयर टू रेयर अर्थ। जो लेयर होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, देखिए फिल्म्स का एक पर्टिकुलर अलग सेपरेट लेक्चर सीरीज होगा, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। तो अभी तो हम ब्रीफली बता दे रहे हैं कि आपका क्या क्या है लेयर। दो लेयर होते हैं बेस, ये बेस हो गया दोनों, इसके बीच में हमारी फॉस्फोर लेयर होती है, इसके बीच में कोटिंग होती है एंड देन फिल्म होती है। ये होता है हमारे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के पार्ट। फिर आते हैं हम बात कैसेट पे। कैसेट इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट्स हार्ड और फ्लेक्सिबल। इट्स यूज टू होल्ड each intensifying screens in contact with X-ray film to maximize the sharpness of the image। जो कैसेट है उसके दोनों साइड पे स्क्रीन्स ऑलरेडी फिट होते हैं, उनके बीच में हम एक्सरे फिल्म प्लेस करते हैं, उनको लॉक करते हैं एंड हम कभी भी एक्सरे फिल्म जो होती है एक्सट्राऑल उनको विजिबल लाइट में नहीं प्लेस करेंगे इनसाइड द कैसेट। हमें डार्क रूम में जाना है, हमें डार्क रूम में अपने डब्बे को खोलना है, उसमें से फिल्म निकालनी है, अपने कैसेट में डालना है, उसको क्लोज करना है। ठीक है, जो कैसेट है दैट फिल्म अगेन एज आई सेड अर्लियर इट होल्ड्स extraoral film and the intensifying screens. It can be rigid and flexible. It must be tight on light. It should protect the film from exposure of any kind of light. As we place intensifying screens on both the side of the film, so the cassette is, when it is closed, it is very much light protected. So this is a cassette, 8 and 10 इंच फिल्म इस का कैसेट है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं। तो ये जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ये है हमारा जो ब्लैक एरो रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड दिस इज द एक्सरे हमारा। तो ये पूरा कैसेट है, इस कैसेट के बीच में दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में हम ये फिल्म प्लेस करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द रिजिड कैसेट्स एंड द फ्लेक्सिबल कैसेट, एज द नेम सजेस्ट जो रिजिड कैसेट है दैट इज मेड अप ऑफ थिन मेटालिक फ्रेमवर्क। ठीक है, जो इसका एक्सपोजर साइड है, मतलब जो ट्यूब के तरफ, जैक्सरे ट्यूब की तरफ जो साइड होता है वो हमारा प्लास्टिक सरफेस मतलब बना होता है एक्सपोजर साइड, एंड जो नॉन एक्सपोजर साइड है उधर मेटल क्लैंप होता है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली इंश्योर करता है इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन फिल्म एंड द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। रिजिड cassettes, they are easy to handle, they protect the screens and the films, they last longer and they are expensive. This is the only disadvantages, but then it lasts longer, so it makes up for that. Flexible cassettes are made of plastic. They are very delicate. There is regular wear and tear when we use it. Then it is very difficult to load and unload the flexible cassettes. It's cheaper and it requires less room for storage as compared to rigid cassettes. Coming to image receptor in digital OPG, as I was talking about the modification, like there is digital OPG, so हमारे digital image receptors में आ जाएंगे CCD, charge coupled device, and PSP, that is photo stimulable storage phosphor plate। इसका एक अलग सीरीज है, फिल्म्स में ही ये कवर होगा। ठीक है, क्या होता है कि जब एक्सरे शूट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होता है वो हमारे पहले तो ओपीजी कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, डिजिटल ओपीजी जो होते हैं। ठीक है, एनालॉग नहीं, डिजिटल। एक्सरे हमने लिया, फिर वो पर्टिकुलर जो इमेज कैप्चर हुई दैट इज इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होता है हमारा कंट्रोलिंग कंप्यूटर में, जहाँ पे इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। तो इससे क्या होता है, जो डिजिटल मोडालिटी ने जो हमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो हमें क्या क्या इससे बेनिफिट मिलते हैं, हम इसमें अपना कंट्रास्ट डेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, अपना ब्लैक एंड व्हाइट रिवर्सल कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं, कलर रेंडरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डायकॉम। इट्स फुल फॉर्म इज डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ ओपीजी। दिस इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर फुल माउथ इंट्राओरल अपाइकल रेडियोग्राफ। द एक्सपोजर इज रिड्यूस बिकॉज सारे दांत एक बार में ही रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ ट्रॉमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो लीफोर्ड फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें हम विजिबली एक इंट्राओरल पेरिपाइकल रेडियोग्राफ में नहीं देख पाते हैं आईओपीए में। तो जब ओपीजी देखते हैं तो ओवरऑल हमें प्रॉपर ट्रैक लाइन और टीएमजे हमारा इवेल्युएट कर पाते हैं, मैक्सिलरी साइनस देख पाते हैं एक बार में ही।
एक्सटेंट ऑफ द लीजन पूरा इवेल्युएट कर पाते हैं, इवेल्युएशन ऑफ द डेवलपमेंट इन मिक्सेंटेशन ऑफ द टीथ। हम IOPA लेंगे तो हमें पूरा मुंह का 24 to 25 एक्सरे लेना पड़ेगा और फिर हम एनालाइज करेंगे। बट OPG में हमें बहुत आसानी से विथ लेस एक्सपोजर मिनिमम मैक्सिमम मिक्सेंटेशन चिल्ड्रन का देख पाते हैं। Orthodontic treatment it helps in development and assessment. It helps. Third molar की exact position can be assessed. Its relationship with the inferior alveolar canal can be assessed with the help of OPG. Then the extent of the lesions, as I said earlier, cyst tumors can be assessed with OPG and fractures. Then all those patients who are not able to, who have gag reflex, are not able to tolerate IOPAs, for them it's the best for evaluation. In implants, it can be used, evaluation of styloid process, TMJ, hyperplasia, fractures, etc. It can be used. Coming to OPG, the positioning of a patient. सबसे पहले whenever we have to shoot a OPG for any patient, we have to first of all explain the complete procedure to the patient. We have to ask the patient to remove any kind of metallic object that the person is having, like clips or any jewelry the patient is having. Then we ask the patient, we provide the patient with lead apron. We will disinfect the complete machine. We'll cover the bite block with plastic film, clear film. Then we'll adjust the patient's head, and then we'll proceed with the procedure. Same as I said earlier, remove all the metallic appliances, hair clips, chains, earrings, etc. Then we explain the procedure to the patient. Then we'll ask the patient to wear the lead apron or the thyroid collar. Then we ask the patient, we must prepare the machine by disinfecting the machine and placing the new bite stick. Then there are two lines that we need to focus. First is the Frankfurt horizontal plane, and the second is the mid-sagittal plane. The Frankfurt horizontal plane is basically a line that is drawn from the inner border, that is inferior border of the orbit, to the upper margin of the external acoustic meatus. The inferior border of the orbit to the upper margin of the external acoustic meatus. Okay, then there's a straight line. While positioning the patient, this should be parallel to the floor. And then there's a second line, that is a mid-sagittal plane. It is basically a longitudinal line that divides the face in the middle, that is right and left side. It divides the face equally. Okay, and this line should be perpendicular to the floor. Okay, these are the only two lines that we need to consider. While positioning, we ask the patient to stand erect. Then the patient place the incisal edges of the maxillary and the mandibular incisors into the notching positioning device, that is a bite block. Okay. As I said earlier, the mid-sagittal plane is perpendicular to the floor. जो vertical center है chin rest का, that is aligned with the mid-sagittal plane, and the Frankfurt horizontal plane is parallel to the floor. It will help us in attaining the correct perfect occlusion. Then patient positioning. See, the patient is standing upright, biting the bite block. Okay, these are the headrest. We can place it on the forehead of the patient so that his head doesn't move. This is the bite block. I was talking about the slip. This is the slip that we place on the bite block. Okay. Chin is positioned on the chin rest, and anterior teeth is on the groove on the bite block. Patient head is tilted down, so the alar tragus line is at 5 degrees. Then the center of the lower border of the mandible on the chin rest is equidistant on each side. A patient's neck should be extended and his back and spine should be erect. We'll ask the patient to hold the tongue on the roof of the mouth. मतलब palate को touch करने के लिए हम बोलते हैं patient को tongue, and we ask the patient to breathe from the nose. We have to inform the patient that the procedure takes around 1.5 minutes. Patient has to be motionless and doesn't need to panic, and tongue should be touching the hard palate. Chin rest. Chin rest is a very important thing. First, the line that is from the tragus, it should be parallel to the floor, that is the alar tragus line should always be parallel to the floor. अगर चिन को हम ज्यादा हाई ले जाएंगे तो जो हमारा occlusal plane है वो फ्लैट अपीयर करेगा और मैंडिबल विल बी डिस्टॉर्टेड. एंड अगर हम चिन को बहुत लो ले जाएंगे तो हमारा जो टीथ है वो ओवरलैपिंग करेगा. अगर हाई लेके जाएंगे तो रिवर्स मैंडिबल दिखेगा, और अगर चिन हम बहुत ज्यादा लो ले जाएंगे तो हमारा मैंडिबल है वो एक अजीब सी कर्व दिखता है. तो चिन पोजिशनिंग इज, दैट्स व्हाई इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ओपीजी के ये बेसिक पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे प्रिंसिपल्स, ओपीजी की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री. बेसिक फंडा था ओपीजी का, उसका फोकल ट्रफ, इमेज लेयर हमारा, ठीक है, डिस्टॉर्शन, इमेज डिस्टॉर्शन, एंड मशीन क्या होती है. सो थैंक यू सो मच.